नमस्ते। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम सीधे अहमदाबाद में चल रहे हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो पहला टेस्ट मैच है उसके दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर 2025 के खेल पर नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास रॉयटर्स और आउटलुक इंडिया जैसे स्रोतों से जानकारी है और हमारा मकसद है इस दिन के खेल की बारीकियों को समझना। बिल्कुल। खासकर भारतीय बल्लेबाजी का जो दबदबा रहा है उसे। दिन खत्म होने पर भारत का स्कोर था 448 रन 5 विकेट पर और उनके पास 286 रनों की मजबूत बढ़त है। जी, काफी मजबूत। तो आज क्या खास हुआ मैदान पर? देखिए, आज का दिन तो पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के ही नाम रहा। हमने कुछ बेहतरीन शतक देखे, एक बहुत बड़ी साझेदारी भी देखी। हाँ। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे वो संघर्ष करते नजर आए। पिच तो सपाट थी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया और मेहमान टीम पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया। चलिए शुरुआत करते हैं केएल राहुल से। आउटलुक इंडिया बता रहा है कि उन्होंने 192 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाया। जी। ये करीब 9 साल बाद भारतीय जमीन पर उनका पहला टेस्ट शतक है। 9 साल, ये बहुत लंबा समय है। हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा तो नहीं है, इसके पीछे की कहानी क्या है। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद घरेलू शतक, वो भी पारी को संभालते हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शतक राहुल के लिए बेहद अहम है। 9 साल, जैसा आपने कहा, बहुत लंबा अरसा होता है, खासकर जब आप इतने प्रतिभाशाली बल्लेबाज हों और लगातार टीम का हिस्सा रहे हों। सही बात है। कहीं ना कहीं वो घरेलू परिस्थितियों में शतक ना बना पाने का दबाव तो उन पर जरूर रहा होगा। हाँ, महसूस हो रहा था। आज की जो पारी थी वो उनके धैर्य और उनकी तकनीक का एक सबूत थी। उन्होंने एक छोर मजबूती से पकड़े रखा, जो कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद बहुत जरूरी था। बिल्कुल। ये पारी न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि टीम में उनकी जगह को लेकर जो कभी कभी चर्चाएं चलती हैं, उन पर भी शायद कुछ समय के लिए विराम लगाएगी। उन्होंने दिखाया कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं और जिम्मेदारी उठा सकते हैं। बिल्कुल, वो एंकर रोल उन्होंने आज बखूबी निभाया। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल। हाँ, गिल की बात करें तो उन्होंने तेजी से 50 रन तो बनाए, पर रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में आउट हो गए। ये पैटर्न अब थोड़ा चिंताजनक नहीं लगने लगा है? हाँ, चिंताजनक तो है, और ये एक दिलचस्प और जरूरी मुद्दा भी है। प्रतिभाशाली तो हैं, पर जी, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गिल के पास शॉट्स की भरमार है, उनकी बल्लेबाजी में क्लास है। लेकिन देखिए, टेस्ट क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं है ना? सही कहा। इसमें टेम्परामेंट और सही शॉट चयन वो भी बहुत मायने रखता है। और रिवर्स स्वीप, ये एक आक्रामक शॉट है और अक्सर थोड़ा जोखिम भरा भी होता है। हाँ, काफी जोखिम भरा। तो लगातार इसी शॉट पर आउट होना ये सवाल तो खड़ा करता है कि क्या वो जोखिम और इनाम का सही आकलन कर पा रहे हैं? शायद नहीं। एक अच्छी शुरुआत को वो बड़े शतक में नहीं बदल पा रहे हैं। ये उनकी और टीम की चिंता जरूर बढ़ाएगा। उन्हें ये समझना होगा कि टेस्ट मैच में पारी को संवारना, उसे लंबा खींचना कितना जरूरी है। बिल्कुल। शायद कोच और टीम मैनेजमेंट को उनसे इस शॉट चयन के बारे में, खासकर पारी की शुरुआत में, बात करने की जरूरत है। सही कहा, क्योंकि 50 रन बनाना अच्छा है, पर 150 बनाना वो मैच जिताने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। खैर, गिल के जाने के बाद जो हुआ वो तो कहानी का कह सकते हैं सबसे रोमांचक मोड़ था। हाँ। ध्रुव जुरेल अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जी, पहला ही मैच। और रॉयटर्स के मुताबिक 125 रन, क्या शानदार पदार्पण है। पहले ही मैच में शतक जड़ देना, ये तो किसी भी युवा खिलाड़ी का सपना होता है। ये सिर्फ एक सपना पूरा होना नहीं है, मुझे लगता है ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक अच्छी झलक भी है। हाँ, कह सकते हैं। पदार्पण मैच का दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जुरेल ने जिस आत्मविश्वास और परिपक्वता से बल्लेबाजी की, वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल। ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। उनका फुटवर्क देखिए, शॉट चयन, पारी को जो उन्होंने गति दी, सब कुछ बेहतरीन था। ये शतक सिर्फ उनके करियर के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय मध्यक्रम के जो विकल्प हैं उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, चयनकर्ताओं के लिए एक और दावेदार। जी, एक और मजबूत दावा पेश कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये कारनामा अकेले नहीं किया। जी। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी वो साझेदारी, जी, 206 रनों की। जी हाँ, 206 रन। इसने तो मैच का नक्शा ही बदल दिया। इस साझेदारी की खासियत क्या रही आपके हिसाब से? इस साझेदारी की सबसे बड़ी खासियत थी 2 अलग अंदाज के खिलाड़ियों का एक साथ बेहतरीन तालमेल बिठाना। अच्छा। जैसे रॉयटर्स ने भी नोट किया, जुरेल ज्यादा आक्रामक नजर आए,
उन्होंने खुलकर अपने शॉट्स खेले और रन गति को बनाए रखा। वहीं जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ जुरेल को गाइड किया बल्कि खुद भी पारी को संभाला और सही मौकों पर रन बटोरे। हाँ, एंकर और अटैकर का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया और उनके कंधे झुका दिए, कह सकते हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी। जी। 206 रन की साझेदारी तब आई जब भारत 4 विकेट खो चुका था। इसने तो वेस्टइंडीज की वापसी की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया। हाँ, आप वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बात कर रही हैं। ऐसा लगा कि इस साझेदारी के दौरान उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। क्या ये सिर्फ बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी थी या गेंदबाजों की रणनीति में भी कुछ कमी दिखी? मुझे लगता है दोनों ही बातें थीं। जुरेल और जडेजा ने असाधारण बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। उन्होंने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों का सम्मान भी किया। लेकिन हाँ, वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में भी वो पैनापन नहीं दिखा। उनके स्पिनर रॉस्टन चेज और जोमेल वॉरिकन पिच से जो थोड़ी बहुत मदद मिल भी रही थी उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। उनकी लाइन और लेंथ में निरंतरता की कमी थी और ऐसा लगा कि जब साझेदारी लंबी होने लगी तो उनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। मतलब कोई रणनीति में बदलाव नहीं दिखा। जी। फील्ड प्लेसमेंट भी काफी पारंपरिक सी रही और कोई दबाव बनाने वाली रणनीति नजर नहीं आई। देखिए, इस स्तर पर आपको साझेदारियां तोड़ने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, जो वेस्टइंडीज आज नहीं कर पाया। और इस सब के बीच रविंद्र जडेजा अपना काम करते रहे। हाँ, वो तो है ही। 104 रन बनाकर नाबाद लौटे। रॉयटर्स के अनुसार ये उनका छठा टेस्ट शतक है। छठा टेस्ट शतक? वो तो जैसे अपने बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले गए हैं पिछले कुछ सालों में। निश्चित रूप से। जडेजा अब सिर्फ एक गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं रहे हैं, वो एक बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं। बिल्कुल। उनका ये छठा शतक इसी बात का प्रमाण है। वो निचले क्रम में आकर न सिर्फ पारी को संभालते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है उनका। जी। और उनकी ये बल्लेबाजी भारत को टीम संयोजन में बहुत लचीलापन देती है। सही बात है। आप एक अतिरिक्त गेंदबाज या बल्लेबाज खिलाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जडेजा नंबर 6 या 7 पर आकर शतक बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी फॉर्म भारत के लिए इस वक्त मतलब सोने पर सुहागा है। बिल्कुल। तो भारत 448-5 286 की बढ़त। अब वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर थोड़ी और बात करते हैं। रॉयटर्स ने बताया कि खारी पियरे जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, हाँ, डेब्यूटेंट, उन्होंने जुरेल को आउट करके अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। चलिए, ये उनके लिए एक निजी उपलब्धि है, अच्छी बात है। हाँ, उनके लिए यादगार लम्हा। लेकिन पूरी गेंदबाजी इकाई के तौर पर वो क्यों इतने बेअसर दिखे? क्या ये सिर्फ अनुभव की कमी थी या पिच ने भी कोई बड़ी भूमिका निभाई? देखिए, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो दिख रहा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको ऐसी पिचों पर भी विकेट निकालने के तरीके ढूंढने होते हैं। जी। अनुभव की कमी, हाँ, शायद एक कारक रही होगी, खासकर पियरे के लिए जो पहला मैच खेल रहे थे। जी। लेकिन चेज और वॉरिंगटन तो अनुभवी हैं। हाँ, वो तो काफी समय से खेल रहे हैं। उनकी असफलता ज्यादा चिंताजनक है वेस्टइंडीज के लिए। मुझे लगता है कि निरंतर दबाव बनाने में कमी रही। उन्होंने शायद रन रोकने पर ज्यादा ध्यान दिया बजाय विकेट लेने के आक्रामक विकल्प तलाशने के। डिफेंसिव हो गए। हाँ, कुछ ऐसा ही लगा। शायद गेंदबाजी में विविधता की भी कमी थी। जब बल्लेबाज सेट हो जाए तो आपको कुछ अप्रत्याशित करना होता है, कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर का अच्छा मिश्रण या फील्ड में कुछ चालाकी भरे बदलाव, जो आज दिखा नहीं। जी, वो चीजें नजर नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि भारतीय बल्लेबाजों ने काफी आसानी से रन बनाए। और इसका नतीजा ये है कि वेस्टइंडीज अब मैच में बहुत ज्यादा पीछे है। बहुत पीछे। तीसरा दिन शुरू होने वाला है। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं। भारत यहाँ से क्या सोच रहा होगा? क्या रणनीति होगी? भारत की सोच अब बिल्कुल साफ होगी। इस बढ़त को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करना। मतलब और रन बनाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। जडेजा अच्छी लय में है और सुंदर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत पहले सत्र में तेजी से रन बनाने की कोशिश करेगा। शायद 100-120 रन और जोड़कर बढ़त को 400 के पार ले जाना चाहेंगे। 400 पार? जी। इसके बाद वो पारी घोषित करके वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुला सकते हैं ताकि उनके पास विकेट लेने के लिए पर्याप्त समय हो।
वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना चाहेंगे इतने बड़े स्कोर का। 400 से ज्यादा की बढ़त, ये तो वेस्टइंडीज के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य होगा। फिर उनके बल्लेबाजों पर कितना दबाव होगा जब वो खेलने उतरेंगे? दबाव तो बहुत ज्यादा होगा। पहली बात तो है स्कोरबोर्ड का दबाव। हाँ, वो तो हमेशा रहता है। उन्हें पता है कि वो मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए नहीं शायद। दूसरी बात, उन्हें भारतीय गेंदबाजों का सामना करना है जो अपनी घरेलू परिस्थितियों में बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल। अश्विन, बुमराह, सिराज, जडेजा खुद। जी, ये सभी गेंदबाज ऐसी पिच पर भी बल्लेबाजों को परेशान करने का माद्दा रखते हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को न सिर्फ तकनीक दिखानी होगी बल्कि बहुत ज्यादा मानसिक मजबूती भी दिखानी होगी। तीसरे दिन का खेल, खासकर पहला सत्र, वो काफी हद तक मैच की दिशा तय कर देगा। अगर वेस्टइंडीज शुरुआती विकेट जल्दी खो देता है तो मैच बहुत तेजी से उनकी पकड़ से बाहर जा सकता है। हाँ, फिर तो वापसी मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल। तो चलिए आज के इस नासिन के खेल को समेटते हैं। जो मुख्य बातें रहीं, केएल राहुल का वो शतक करीब 9 साल बाद घरेलू मैदान पर जिसने पारी को संभाला। जी। फिर युवा ध्रुव जुरेल का अपने पहले ही टेस्ट मैच में वो शानदार 125 रन का स्कोर। हाँ, कमाल की पारी। और रविंद्र जडेजा का नाबाद शतक, उनका छठा टेस्ट शतक, जिसने उनकी बढ़ती बल्लेबाजी क्षमता को फिर से साबित किया। बिल्कुल। और साथ ही जुरेल और जडेजा के बीच वो 206 रनों की मैच बदलने वाली साझेदारी, हाँ, वो निर्णायक रही। उसी ने भारत को 488-5 के स्कोर और 286 रनों की इस विशाल बढ़त तक पहुंचाया। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के गेंदबाज ज्यादातर समय संघर्ष करते दिखे। जी हाँ, भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम कसने में लगभग नाकाम रहे, सिवाय खारी पियरे के लिए वो पहले टेस्ट विकेट की व्यक्तिगत सफलता के। बिल्कुल। अब गेंद वेस्टइंडीज के पाले में है कह सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। तीसरा दिन दिखाएगा कि भारत अपनी पकड़ को कितना और मजबूत करता है और क्या वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी इस दबाव का सामना कर पाती है या नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। जी। पहला तो ये कि दूसरे दिन के इस एक तरफा खेल का मनोवैज्ञानिक असर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर कैसा पड़ेगा? क्या वो उस विशाल बढ़त के दबाव से उभरकर कुछ लड़ाई दिखा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, शुभमन गिल के लिए ये बार बार एक ही तरह के शॉट पर आउट होना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या ये उनकी तकनीक या शायद मानसिकता से जुड़ा कोई गहरा मुद्दा है जिस पर उन्हें गंभीरता से काम करने की जरूरत है ताकि वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकें और बड़ी पारियां खेल सकें? सोचने वाली बात है। इन सवालों के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।